हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो आज हिस्ट्री के पार्ट में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, यानी कि इतिहास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेने वाले हैं कि इतिहास क्या है, इसे कितने भागों में बांटा गया और क्या क्या इसका कालक्रम था। तो इसी बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अगर सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं देखा होगा वीडियो तो वो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए और आपके हर एग्जाम में पूछा जाने वाला ही ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो हमें पढ़ना है इतिहास, यानी कि इतिहास के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि आखिर ये इतिहास होता क्या है। कुछ भी जानने से पहले ये जानना है कि आखिर ये इतिहास होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति अथवा मानव द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी कि कहा जा सकता है कि प्रकृति द्वारा जो घटना होती है, जैसे आपदा हो गई, सुनामी हो गई और भी जो घटना, मानव का विकास हो गया, फसल उत्पत्ति, ये सब तो प्रकृति द्वारा की जाने वाली घटना और मानव द्वारा की जाने वाली घटना, जैसे विभिन्न प्रकार के आविष्कार हो गए। तो इन सब का जो क्रमबद्ध अध्ययन, यानी क्रम के माध्यम से, जैसे हम पढ़ते हैं ना 1600 ईस्वी 1700 ईस्वी, तो इतना बीसी उतना बीसी, तो क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। आपको ये समझ के रखना है। इसके अलावा हम कह सकते हैं इतिहास के बारे में एक और चीज हम कह सकते हैं कि विभिन्न पुरातत्व, यानी पुरातत्व अवशेष, सिक्के, बर्तन, अभिलेख इत्यादि जो भी हो, अभिलेख जो पुरातात्विक वस्तु है, तो इन सब के माध्यम से हम जिसका अध्ययन करते हैं, इन सब के माध्यम से हम जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। यानी कि इसके माध्यम से अध्ययन, इन्हीं के माध्यम से हमें जिन चीज़ों का पता चलता है तो उसे हम क्या कहलाते हैं, वो क्या कहा जाता है, तो वो इतिहास कहा जाता है। यदि हम कह सकते हैं पुरातत्व अवशेष, सिक्के, बर्तन, इन सब के द्वारा, लिपि, इन सब के द्वारा जिसकी जानकारी मिलती है वो हमारा इतिहास होता है, वो इतिहास होता है। तो आपने यहाँ देख लिया कि इतिहास क्या है। इतिहास के अगर पिता की बात करें या फादर ऑफ हिस्ट्री, तो वो हेरोडोटस को माना गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास के विभाजन के रूप में। तो चूंकि आपको पता है कि नॉर्मली तरीके पे, बेसिक तौर पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये तो नॉर्मल हो गया हमें अध्ययन के लिए, यानी काल क्रम के अध्ययन के रूप में इसे 3 भागों में बांटा गया। और यदि बात करें तो स्रोत के आधार पर, यानी कि इतिहास के जो भी स्रोत मिले हैं, तो इस स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो इस स्रोत के आधार पर इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। स्रोत समझते हैं ना, जिस चीज से हमें इतिहास की जानकारी मिली है, तो उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया। हम देखते हैं कौन कौन। तो सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहला भाग जो है वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला भाग कौन है, प्रागैतिहासिक काल। काल नहीं लिखते हो, ऐसे ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद जो आ गया आद्य ऐतिहासिक, और जो अंत में आया उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। यानी कि आपको अगर नोटबुक बनाना हो तो आप बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे, टॉपिक वाइज, और एक एक पॉइंट को इस तरह से लिखेंगे, डबल पेन का यूज करेंगे। बहुत अच्छा आपका नोट्स भी बनेगा, बहुत अच्छा नोट्स बनेगा और आपको बहुत काम देगा। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर देती हूँ कि मैं जो आपके लिए ये कंटेंट लाती हूँ, यानी ये जो मटेरियल मैं पढ़ाती हूँ, ये किसी एक बुक से मैं नहीं लाती हूँ। मैं सबसे पहले NCERT को फॉलो करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि NCERT हर एग्जाम के लिए, अच्छे से अच्छे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा जो 12th के SBPD बुक होते हैं उसका फॉलो करती है। उसके बाद एक बुक आता है जो बिहार बोर्ड टेक्स्ट बुक का होता है, उसे भी। इसके अलावा लूसेंट और जो भी मटेरियल मुझे लगते हैं कि कहीं और से लिया जा सकता है, जैसे 7th के कुछ पार्ट हो गए, कुछ पार्ट 8 क्लास के हो गए, तो वो सब का मैं कंबाइंड रूप से यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए लाती हूँ, ताकि आपका
जो अध्ययन हो सके एकदम बेहतर से बेहतर एजुकेशन मैं आपको दे सकूं। तो इसीलिए आप भी अगर इसका नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल हो गया, फिर आदि ऐतिहासिक काल हो गया, और फिर हो गया आपका ऐतिहासिक काल। तो इन तीनों को बांटा गया। अब इन तीनों को किस आधार पर बांटा गया तो ये हम देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी कि लिखने पढ़ने और लिपि के आधार पर इन्हें जो बांटा गया स्रोत के आधार पर, तो इसका विभाजन इस टाइप से किया गया। तो प्रागैतिहासिक काल में लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं होने का मतलब है कि लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी कि लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो पढ़ते लिखते नहीं थे। बहुत अच्छे थे, कितना एंजॉय करते होंगे। अब देखिए, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में अगर बात की जाए कि आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल में लोगों को लिपि का तो ज्ञान था, यानी कि लोगों को लिखना पढ़ना आता था, लिपि का ज्ञान था, लेकिन इनके द्वारा जो लिपि लिखी गई है इसे आज तक कोई नहीं पढ़ सका। इस तरह से इन्होंने लिखा है, जैसे कि मैं आपको सिंधु घाटी में पढ़ाई थी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि थी और उसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, किसी भी विद्वान द्वारा उसे नहीं पढ़ा। तो लिपि का ज्ञान था पर आज तक पढ़ा नहीं गया, आज तक इसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया। कोशिश की विद्वानों ने, लेकिन उस तरह से लिखी हुई थी कि आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका किसी के द्वारा। तो ठीक है, आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है, इसे पढ़ा नहीं गया इस लिपि को, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल की लिपि को। उसके बाद यदि बात करें ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में तो लिपि भी थे, लोगों को पढ़ना लिखना भी आता था और ये लिपि उपलब्ध भी है, यानी इसे आराम से लोग पढ़ सकते हैं। लिपि थे और ये लिपि क्या थे तो उपलब्ध थे, यानी आराम से लोग इस लिपि का अध्ययन कर सकते थे। अब अगर बात करें इसके उदाहरण के रूप में कि प्रागैतिहासिक काल के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो देखिए पाषाण काल। पाषाण काल क्या था? ये प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण था, यानी कि कह सकते हैं हम कि पाषाण काल में लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। फिर आदि ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो आप तो एग्जाम्पल इसका जानते ही होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिखना पढ़ना आता था पर उसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। तो आप ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता इसके उदाहरण के रूप में। फिर जहाँ से लिपि उपलब्ध थी तो ये क्या हो गया तो वैदिक काल से आगे, वैदिक काल से जो आगे का समय था, वैदिक काल से आगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर तो हम वैदिक काल ही पढ़ने वाले हैं। तो वैदिक काल से आगे का जो समय था उसे क्या कहते हैं हम, तो इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। चूँकि आपको पता है कि वेद जो है, वेद को लोग पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। तो वेद जो थे तो इस भाषा में लिखी गई थी कि उसे आज भी लोग पढ़ सकते हैं, यानी कि ये ऐतिहासिक काल के द्वारा लिखी गई लिपि थी, ऐतिहासिक काल के दौरान लिखी गई ये लिपि थी। तो यहाँ से आपने देख लिया प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम इसमें जो प्रागैतिहासिक काल है इसी का अध्ययन करेंगे, प्रागैतिहासिक काल का ही हम अध्ययन करेंगे कि आखिर ये प्रागैतिहासिक काल जो था इसका तो उदाहरण हम देख लिए, इसका एग्जाम्पल देख लिए। तो अब इसके बारे में जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका अध्ययन किसके द्वारा किया गया, यानी कि किसने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को जानने की कोशिश की, बांटने की कोशिश की, यानी कि अध्ययन किसने स्टार्ट किया। तो आप इनका नाम ध्यान में रखिएगा कि अध्ययन की जो शुरुआत की, अध्ययन करना जो प्रारंभ किया वो कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट क्रूसफुट। रॉबर्ट क्रूसफुट नामक एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करना प्रारंभ किया। और 1820 में, यानी कि 1820 में जो थे जर्गेसन थॉमसन के द्वारा इस जो प्रागैतिहासिक काल था इसे 3 भागों में बांटा गया, यानी 1820 ईस्वी में जर्गेसन थॉमसन के द्वारा प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तो अब इसे कौन कौन भागों में बांटा गया, अभी तो हमने देखा कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। अब इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, तो कौन कौन भागों में, तो पहला तो पाषाण काल, पहला था पाषाण काल। फिर जो दूसरा आया वो था कांस्य युग, दूसरा कांस्य युग।
और जो तीसरा था वो था लौह युग। तीसरा जो था वो था लौह युग। अब देखिए इस बांटने के आधार पे हम कह सकते हैं कि आखिर इस 3 भागों में क्यों बांटा गया। तो जब मानव अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, जब मानव अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे, पत्थर, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, स्टोन, तो पत्थर का उपयोग करते थे और पत्थर से विभिन्न औजार का निर्माण करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, तो इसे पाषाण काल का नाम दे दिया गया, यानी पाषाण काल में बांटा गया। फिर अगर कांस्य युग की बात करें तो जब मानव को कांसा का ज्ञान हुआ और वो अपने जीवन में उपयोग के लिए कांसे का उपयोग करने लगे, जैसे सिंधु घाटी में आपने पढ़ा था कांसे की नर्तकी थी, कांसे का बर्तन था, कांसा का औजार था, तो इस तरह से जब अधिक से अधिक कांसा का उपयोग करने लगे लोग तो इसे कांस्य युग में बांट दिया गया। और उसके बाद लौह युग की बात करें तो जब अधिक से अधिक लोहा का उपयोग किया जाने लगा तब इसे किस काल में बांट दिया गया, तो इसे लौह युग में बांट दिया गया। तो आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। अब देखिए इसका भी हम डिवाइड करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। आज हम पाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पाषाण काल जो है इतिहास का एक मुख्य टॉपिक है और इसी के माध्यम से इसमें यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो देखिए अब पाषाण काल की अगर बात करें तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को भी, ये 3 का बड़ा बेकार चक्कर है, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन 3 भाग थे, तो इसमें जो 3 भाग थे वो थे पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, दूसरा जो था वो था मध्य पाषाण काल, दूसरा कौन सा था, तो दूसरा था मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो था वो था नव पाषाण काल, तीसरा जो था नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें जितना भी डिवाइड होगा ना, जितना भी विभक्त होगा सब 3 में ही विभक्त होगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटे गए, फिर प्रागैतिहासिक काल को 3 युग में बांटा गया, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। अब फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब हम इसे भी 3 भागों में बांटेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब क्या क्या है। तो देखिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसे ज़रूर बनाएंगे अपने कॉपी में, क्योंकि इसी में सारा पार्ट कवर कर दूंगी। आपको पता है कि ये सब जो चैप्टर आते हैं बहुत लंबे लंबे चैप्टर होते हैं, यानी कि 5 पेज, 7 पेज, 10 पेज के लंबे लंबे चैप्टर होते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है जिसमें कि छोटे तौर पे हम बता सके इसे एक ही वीडियो में, तो वही मैं आपके लिए लाई हूँ। तो देखिए पाषाण काल का जो बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में, तो इसके काल की बात करें, इसके काल की बात करें कि ये कब से कब तक बांटा गया, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। 1 लाख BC से 10,000 BC, ये था पूरा पाषाण काल का टाइम, यानी कि 1 लाख BC से 10,000 BC तक पूरा पाषाण काल में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल को। फिर अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 BC से कितना, 1 मिनट, 10,000 BC से 4,000 BC तक बांटा गया था इस मध्य पाषाण काल को। और उसके बाद यदि नव पाषाण काल की बात करें तो इसे बांटा गया, तो इसके लिए अलग अलग आपके आते हैं एग्जाम्पल, चूँकि आपको पता है कि इन सब का एक निश्चित पता कर पाना कि निश्चित टाइम क्या था, बहुत ये मुश्किल का काम था, क्योंकि कार्बन 14 पद्धति और भी विधियों के माध्यम से ही इसका एक अनुमान लगाया जा सकता था कि हाँ ये इतने से इतने के बीच आते थे, क्योंकि यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए, यहाँ जो और भी स्रोत प्राप्त हुए वो इतने वर्ष पुराने हो सकते हैं। तो इसके लिए कोई निश्चित नहीं दिया गया कि हाँ इतना से इतना ही हो सकता है। तो इसमें कहीं कहीं आप देखेंगे तो 10,000 से 1,000, कहीं कहीं 10,000 से 1,000 होगा, कहीं कहीं आप देखेंगे किसी अदर बुक में तो वहाँ 7,000 से 1,000 होगा, और कहीं कहीं आप देखेंगे तो वहाँ 4,000 से 4,000 BC से यानी कि 1,000 BC तक का इसे माना गया है। तो आप इसमें जो ध्यान रखने वाली है तो आप 7,000 को ज़्यादातर ध्यान में रख सकते हैं, वो आपके अगर ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो देखिए पुरा पाषाण काल 1 लाख से 10,000 BC, फिर मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000, और उसके बाद फिर नव पाषाण काल जो थे ये जो मैंने आपको बताया 10 या 7 या 4 से 1,000 BC तक ये बांटे गए थे। तो ये इसका काल है और आप
आपको इस काल को ध्यान में रखना है। अब देखिए ये जो चरण, लक्षण, औजार, महत्वपूर्ण स्थल और खोज, ये इसमें कुछ प्रक्रिया है इनकी जिसके बारे में कि हम देखते हैं। तो चरण का मतलब हो गया कि इसे बांटना, यानी फिर पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, तो इस फिर पूरा पाषाण काल को जो बांटा गया फिर 3 भागों में बांट दिया गया। फिर को 3 भागों में, तो कौन कौन, तो पूरा पाषाण काल, या फिर इसे निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। निम्न, मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ, पूरा को इस तरह से पाषाण काल। उसके बाद जो दूसरा नंबर आ गया वो आ गया आपका मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और जो तीसरा आ गया आपका, ये आ गया नव या उच्च पूरा पाषाण काल। ये जो तीसरा आ गया इसे हम कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। तो आपको तीनों ध्यान में रखना है कि पहला जो था वो था निम्न या फिर पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। ये चूंकि पूरा पाषाण काल का जो टाइम ड्यूरेशन था वो सबसे लंबा था, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में इन तीनों में सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन जो था वो था पूरा पाषाण काल का। और इसीलिए पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। पूरा 3 का डाटा आपको एकदम याद रख लेना है। तो अगर इसकी बात पूछी जाए कि ये कब से कब तक था, अगर इसके बारे में देखा जाए कि ये कब से कब तक था, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो निम्न पूरा पाषाण काल था ये कब से कब तक था, तो ये 5 लाख से 50,000, 5 लाख से 50,000 BC तक था। फिर ये जो मध्य पूरा पाषाण काल था ये 50,000 से 40,000 BC तक था। 40,000 से 50,000 से 40,000 BC तक था। और ये जो निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल तक था, ये कब से कब तक था, तो ये था 40,000 से 10,000। 40,000 से कितना, 10,000 BC तक था ये उच्च पूरा पाषाण काल। और इसमें अगर बात की जाए कि किस प्रकार के मानव थे, तो आपको उतना नहीं याद रखना है, मैं बस बता देती हूँ। तो होमो इलेक्टोरल मानव जो थे ये थे निम्न पूरा पाषाण काल में। फिर आ जाता है निएंडरथल मानव जो थे ये मध्य पूरा पाषाण काल में। और उच्च पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो क्रो-मैग्नन मानव थे। क्रो-मैग्नन मानव, क्योंकि उस समय जानते हैं कि मानव विभिन्न तरह के होते थे। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, तो उस समय जो थे इस प्रकार के। और फिर नव पाषाण काल में आके बना जो होमो सैपियंस, जो अभी हम लोग हैं तो होमो सैपियंस के अंतर्गत आते हैं, तो वही होमो सैपियंस आगे जाकर बना। तो आप ये चीजें इसमें ध्यान में रख सकते हैं। फिर देखिए जो मध्य पाषाण काल था इसे किसी भी चरण में नहीं बांटा गया, यानी इसे बांटा नहीं गया, इसमें नहीं पढ़ना है। फिर देखिए नव पाषाण काल की अगर बात की जाए तो नव पाषाण काल को जो बांटा गया तो इसे भी बांटा गया नव पाषाण काल कह लेते हैं आप, डायरेक्ट मध्यकाल लिख देती हूँ। उसके बाद फिर उच्च नवपाषाण काल, उच्च नवपाषाण काल को तो उच्च काल मैंने लिख दिया है, आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें लक्षण के बारे में आ जाता है। लक्षण का मतलब होता है कि ये अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। लक्षण का मतलब कि जीवन यापन के लिए किस प्रकार निर्भर रहते थे। जैसे अभी के लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ के लोग क्या क्या करते थे, यानी पूरा पाषाण काल में लोगों का जीवन यापन किस पर निर्भर था। तो आप ध्यान रखेंगे आखेट, आखेट जीवन समझते होंगे। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब शिकार करना होता है। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध की एक जो कविता आती थी बचपन में, तो उसमें आखेटक का भी वर्णन किया गया है। सुनो माँ सुनाओ एक कहानी, इस तरह से था तो वही प्रकार का। तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब होता है क्या, तो शिकार करना। इसके अलावा क्या करते थे, ये खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब है कि चुन चुन के भोजन को जमा करना। चुन चुन के भोजन को जमा करना यानी जंगल जाते थे, जंगल में जो भी कंद मूल फल ये सब जो भी मिलते थे इसे ये जमा कर लेते थे। इनके समूह होते थे बड़े बड़े, जैसा कि आपने घुमंतू भोटिया देखा होगा। अब तो नहीं दिखाई देते, पहले कुछ साल पहले करीब 10-15 साल पहले ये सारे दिखाई देते थे, लेकिन अभी तो नहीं, उतना कहीं नहीं दिखाई देते। तो वो जो घुमंतू भोटिया थे जस्ट लाइक उन्हीं के जैसा इनका जीवन था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, वहाँ कुछ महीने रहते थे, वहाँ से सारे कंद मूल फल जो भी होते थे जानवर सबका शिकार करके जमा करके खा पी के जब वहाँ से सब कुछ खत्म हो जाता था तब वो दूसरे इलाके में फिर जाते थे। इन्हीं के द्वारा झूम खेती भी की जाती थी। आपने झूम खेती के बारे में सुना होगा कि ये जहाँ जाते थे जब इन्हें कृषि का ज्ञान हो गया तो वहाँ जंगल को साफ करके, यानी कि जंगल में आग लगा के ऐसे भी साफ करके वहाँ खेती करते थे। और वहाँ से खेती करने के बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी, क्योंकि ये जला देते थे, तो फिर ये दूसरे जगह पे जाते थे। तो ऐसे मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो रही
हुई थी, जिसकी वजह से कि झूम खेती पर धीरे धीरे नियंत्रण किया गया, तो वो तो बाद की बात है। तो उस समय ये खाद्य संग्राहक थे, आखेट का काम करते थे, यानी कि इन्हें ना तो कृषि का ज्ञान था और ना ही पशुपालन का ज्ञान था। फिर जब ये मध्य पाषाण काल में आए तो मध्य पाषाण काल में भी ये आखेट थे, यानी कि शिकार करते थे। इसके अलावा क्या करते थे, ये खाद्य संग्राहक का काम भी करते थे, खाद्य संग्राहक। और इसके अलावा मध्य पाषाण काल में ही से पशुपालन का ज्ञान हुआ। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में भी आया है कि किस काल में मानव को पशुपालन का ज्ञान हुआ। तो ये जो मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल में ही मानव को पशुपालन का ज्ञान हुआ कि पशुओं को पाल के हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जब नव पाषाण काल आया तो नव पाषाण काल में मानव का बहुत अच्छा खासा विकास हो गया था, यानी कि मानव ने कृषि करना सीख लिया था, कृषि करना सीख लिया था मानव ने। तो कह सकते हैं हम कि कृषि का प्रारंभ हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ नव पाषाण काल में। इसके अलावा समाज बना, जब कृषि बना तो कृषि के लिए समाज बना। कैसे, तो जब आपको पता है कि एक फसल को पूरी तरह से बनने में 4 से 5 महीने लग जाते हैं, खेतों में बुआई से कटाई का समय जो होता है वो 4 से 5 महीने लग जाते हैं। तो उतना दिन क्या करेंगे, तो जो एक समूह होते थे वो समूह वहाँ पे रहते थे, यानी कि तंबू लगा के, टेंट लगा के। उसके बाद फिर ये ज़्यादातर नदियों के किनारे, ये भी क्वेश्चन आता है 12th का सब्जेक्टिव में, आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन आता है कि नवपाषाण कालीन जो व्यक्ति थे वो समाज नदियों के किनारे ही अपना निवास स्थान क्यों बनाते थे। तो उसका बहुत सारा रीजन था। एक तो मछली मिल जाता था खाने के लिए, जल मिल जाता था, सिंचाई के लिए मिल जाते थे, तो ये सब वजह थे वहाँ पे। तो नदियों के किनारे और भी इलाके पे ये लोग समाज बनाने लगे, यानी कि एक तरह से ग्राम बसाने लगे, गाँव बसाने लगे, और इस तरह से स्थायी जीवन का विकास हुआ। कैसा हुआ, तो अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। इन्हें स्थायी जीवन अच्छा लगने लगा, फिर धीरे धीरे तो आप कह सकते हैं कृषि का प्रारंभ हुआ, स्थायी जीवन, समाज, इन सब का प्रारंभ हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, औजार के बारे में। तो ये जो तीनों काल थे, तीनों काल में अलग अलग औजार का यूज करते थे, क्योंकि जैसे जैसे विकास हुआ मानव का तो अलग अलग चीज़ें यूज करने लगे। जैसे अभी ले लीजिए, अभी से अगर 20,000 10,000 यानी कि कुछ पहले की 20 साल 10 साल पहले की अगर देखा जाए तो औजार या फिर अन्य रेडियो, टीवी, मोबाइल अलग अलग तरह के थे। छोटे से नोकिया आते थे और उसके बाद फिर रेडियो चलती थी, टेलीविज़न छोटी सी थी। तो इस तरह से फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो हम आज तो बड़े से बड़े फ़ोन, नोकिया तो अब ज़माना उसका चला ही गया, कह लीजिए सैमसंग हो गया, और भी एक से एक वीवो, ये सारे टैब हो गए, लैपटॉप हो गए। इसके अलावा रेडियो से LED तक आ गए हैं लोग। तो इस तरह से धीरे धीरे सबका विकास होता है, जैसे जैसे उन्हें ज्ञान होता है विकास होता है। तो अब यदि औजार की बात करें तो शुरू में ये क्वार्टजाइट नाम का एक औजार था, इसका उपयोग करते थे, क्वार्टजाइट औजार का। इसके अलावा सल्क के ब्लेड का उपयोग करते थे, सल्क के ब्लेड का ये उपयोग करते थे, किसमें, तो जानवरों का शिकार करने के लिए, गड्ढा खोदने के लिए, तो इन सब में इस औजार का उपयोग करते थे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट औजार आता है वो मध्यकाल में आता है, क्योंकि मध्यकाल में जो औजार थे वो माइक्रोलिथ या सूक्ष्म औजार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता था कि कौन से काल में लोग माइक्रोलिथ का उपयोग करते थे। तो मध्यकाल में इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है मध्यकाल में किस औजार का उपयोग करते थे, तो माइक्रोलिथ, जिसे सूक्ष्म औजार कहते हैं। तो सूक्ष्म औजार का क्या मतलब हो गया, जब ये लोग पुरा पाषाण काल में थे तो बड़े बड़े पत्थर का उपयोग करते थे। बड़े बड़े पत्थर का मतलब कि जिस तरह से पहाड़ के जो टुकड़े उतरते थे उसी टुकड़े को उठाकर उसी को फेंक के शिकार करते थे। इससे क्या होता था कि जानवर को चोट तो लग जाता था लेकिन वो भाग भी जाते थे कभी कभी, और कभी कभी ऐसा होता था कि इतने बड़े पत्थर के कारण इनका निशाना चुक जाता था, मतलब उतना अच्छा नहीं होता था। फिर धीरे धीरे क्या करने लगे कि ये उन्हीं औजारों को घिस घिस के इसे नुकीला बनाने लगे। औजारों को क्या करने लगे, घिस घिस के नुकीला, इस तरह से बर्छी भाला जिसे आप कहते हैं, तो उस तरह का निर्माण करने लगे। तो जो क्या हो गया, तो वो सूक्ष्म औजार हो गया और छोटा औजार हो गया। छोटे छोटे गोल गोल पत्थर का भी ये लोग यूज करने लगे मारने के लिए, शिकार करने के लिए। फिर देखिए अगर नवपाषाण काल के औजार की बात करें तो नवपाषाण काल में भी एक तरह का ब्लेड का उपयोग किया जाता था। ब्लेड जिसे कि कह सकते हैं स्लेट का बना हुआ होता था, स्लेट का जो बना हुआ औजार होता था,
तो उसका उपयोग करते थे ये लोग नवपाषाण काल में। फिर आ गए इनके महत्वपूर्ण स्थल के बारे में, महत्वपूर्ण स्थल के बारे में कि कौन कौन से यहाँ स्थल मिले, यानी पुरापाषाण काल में कौन कौन से स्थल थे, मध्यपाषाण काल में कौन कौन से स्थल थे और नवपाषाण काल में कौन कौन से स्थल थे। तो देखिए महत्वपूर्ण स्थल में अगर बात किया जाए पुरापाषाण काल के बारे में तो अतिरमपक्कम जो क्षेत्र था, अतिरमपक्कम ये तमिलनाडु में स्थित क्षेत्र है। ये कहाँ का क्षेत्र है? तो ये तमिलनाडु में स्थित क्षेत्र है। और इसके अलावा जो ये हथनौरा ये मध्य प्रदेश में स्थित क्षेत्र है। तो इन दोनों स्थान से क्या मिला है, पुरापाषाण का इम्पोर्टेंट है ये, तो इससे मिला है मानव की पहली खोपड़ी, यानी कि मानव की जो खोपड़ी थी इसका पहला साक्ष्य, मानव की खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला है यहाँ से। पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यहीं से मिला है मानव की खोपड़ी का पहला साक्ष्य। तो इसे आप याद रखिएगा, इसे जरूर आप ध्यान रखिएगा कि अतिरमपक्कम और हथनौरा जो था यहाँ से मानव की खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला। फिर देखिए भीमबेटका, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MP में है, मध्य प्रदेश में बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नर्मदा नदी के पास है ये। तो भीमबेटका से क्या मिला है कि चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। चित्रकारी जो ये लोग करते थे दीवारों पर, बर्तनों में, तो इन सब में चित्रकारी का जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है? भीमबेटका। और इसमें सबसे ज़्यादा विशेषता वाली बात यह है कि इसमें तीनों काल के चित्रकारी मिले हैं, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो आप ध्यान में रखिएगा कि तीनों काल के जो चित्रकारी थे वो तीनों काल के चित्रकारी मिले हैं इस भीमबेटका में। इसके अलावा मिर्ज़ापुर में भी तीनों काल के मिले हैं साक्ष्य, तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं मिर्ज़ापुर में भी। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ये कौन से काल का स्थल है? तो ये पुरापाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। अब चलते हैं मध्यपाषाण काल की तरफ कि मध्यपाषाण काल का जो मेसोलिथिक एज का जो था ये मेन जो स्थल था ये कौन कौन सा था? तो देखिए चौपानी मांडो ये कहाँ पड़ता है? तो ये यूपी में पड़ता है। और इसमें क्या मिले हैं? तो मृदभांड के साक्ष्य मिले। मृदभांड का मतलब होता था कि एक तरह का बर्तन, जिस प्रकार से अभी कह सकते हैं घड़ा होता है ना, तो उसी तरह से बड़े बड़े घड़े, यानी इतना छोटा नहीं होता था, इतना बड़ा होता था कि एक आदमी से भी बड़ा होता था, मृदभांड। और उस पर सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनी होती थी, सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ होती थी। और इसमें क्या करते थे? तो संग्रह करते थे, यानी किसी भी सामान का संग्रह करते थे। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मध्यपाषाण काल में जो चौपानी मांडो था, तो वहाँ मृदभांड के ये प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद देखिए सराय नहराय यूपी में पड़ता है और इससे भी ये जो है मध्यपाषाण काल के इम्पोर्टेंट स्थल थे। फिर बागौर ये राजस्थान में आता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। और फिर आजमगढ़ MP में मिला है। आजमगढ़ की देखिए क्या विशेषता है, चूँकि आपको पता है कि मानव का जो कृषि का ज्ञान हुआ था, मानव को जब कृषि का ज्ञान, तो कृषि का प्रथम साक्ष्य आजमगढ़ से ही मिला है, यानी कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आजमगढ़ से। इसमें आपको दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना, आजमगढ़ और कौलडीहा, तो मैं इसके बारे में आगे बताती हूँ आपको। तो कृषि का जो पहला साक्ष्य मिला था वो आजमगढ़ से ही मिला था, MP में स्थित है। फिर चलते हैं हम नवपाषाण काल की तरफ कि नवपाषाण काल में कौन कौन से मिले हैं स्थल। तो बुर्जहोम देखिए ये कश्मीर में मिला है। बुर्जहोम ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ये बुर्जहोम कहाँ मिला है? तो ये मिला है कश्मीर में। और यहाँ गर्तबास मिले हैं। गर्तबास का मतलब होता है कि लोगों को पता, मतलब पुरातत्वविद जो थे उन्हें पता चला कि यहाँ के लोग क्या करते थे, तो गड्ढे को खोदकर उसमें रहते थे, यानी जमीन के नीचे जो रहने की प्रथा थी, कब्र की तरह आप कह सकते हैं कि कब्र बनाकर जो रहते थे। तो ये कहाँ के लोग रहते थे? तो ये रहते थे नवपाषाण काल के। और इसे गर्तबास और बुर्जहोम के लोग में ऐसा पाया गया है कि वो गर्तबास में रहते थे। फिर देखिए गुफा कराल जो है ये भी कश्मीर का इलाका है। उसके बाद चिरौंद बिहार का क्षेत्र है। चिरौंद जो है ये बिहार का क्षेत्र है। और यहाँ से बुर्जहोम से एक चीज़ और मिली है कि ये लोग क्या करते थे, तो कुत्ते को अपने मालिक के साथ दफना देते थे, यानी कि जो मालिक कुत्ते को पाल रहे होते हैं और अगर उनका देहांत हो जाता है तो ये क्या करते थे कि उस कुत्ते को भी उसी मालिक के साथ दफना देते थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से स्थान से ऐसा प्रमाण मिला है कुत्ते को
मालिक के साथ दफनाने का, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का। तो आप ध्यान में रखिएगा ये बुरजहौम यानी कि कश्मीर से मिले हैं। फिर देखिए गुफार करार, उसके बाद चिरौंद बिहार में। अब आता है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा जो यूपी में था। और कोल्डिहवा से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो जो चावल का प्रमाण था ये मिला है कोल्डिहवा से, चावल का प्रमाण था ये कोल्डिहवा से मिला है। जबकि कृषि का प्रमाण जो था ये आजमगढ़ से मिला है। तो ये दोनों को आप एकदम स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा कि कोल्डिहवा से चावल का प्रमाण मिला है और आजमगढ़ से कृषि का प्रमाण मिला है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है खोज के बारे में, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में इन सब में किस किस चीज़ों की खोज हुई। तो आपको पता है कि पुरापाषाण काल में मानव को आग का ज्ञान हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। मानव को आग का ज्ञान कब हुआ था? तो आग का जो ज्ञान हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। लेकिन इसमें सिर्फ ज्ञान हुआ था, यानी हमें पता चला कि हाँ आग भी कोई चीज़ होती है और हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो इसका विधिवत उपयोग था, यानी आग का जो उपयोग करना मानव ने कब शुरू किया? तो ये किया था मध्यपाषाण काल में। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। आग का उपयोग शुरू हो गया मध्यपाषाण काल में। उसके बाद देखिए पशुपालन, चूंकि मैं आपको यहाँ बताए थे कि मानव ने पशुपालन करना कब सीखा, तो ये सीखा मध्यपाषाण काल में। तो आप कह सकते हैं कि खोज हुई पशुपालन की मध्यपाषाण काल में। लेकिन यहाँ भी सिर्फ खोज हुई, मध्यकाल में सिर्फ खोज हुई। और विधिवत पशुओं को पालने का जो काम किया जाने लगा ये कब किया जाने लगा? तो ये नवपाषाण काल में। तो आप कह सकते हैं कि पशुपालन का उपयोग कब किया जाने लगा? तो नवपाषाण काल में। इसके अलावा कृषि के बारे में मैं अभी बताई थी आपको यहाँ पर कि कृषि का प्रारंभ हुआ कब? तो ये नवपाषाण काल में। इसके अलावा पहिया का आविष्कार हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान में रखिएगा, ऐसे आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे तो ये जो पहिया का आविष्कार था ये कब हुआ? तो ये हुआ नवपाषाण काल में, पहिए का ज्ञान हुआ मानव को। इसके अलावा स्थायी समाज का निर्माण, ग्राम का निर्माण, गांव का, तो ये सब हुआ नवपाषाण काल में हुआ। तो आपको ये सारे जो ये मैंने आपको बॉक्स बनाई, नोट करवाई, तो ये सबको आपको नोट करना है पूरे अच्छे तरीके से। आपने भारत का इतिहास पढ़ लिया, अब सिंधु घाटी सभ्यता भी आपने पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल। तो मैं आपका पूरा एंशिएंट, पूरा मेडिवल, पूरा मॉडर्न, ये सारी हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी। आप समझ लीजिए कि आपको टॉपिक पढ़ने से इतना फ़ायदा होगा, इस क्लास को लेने से इतना फ़ायदा होगा कि कोई भी एग्जाम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्वेश्चन छूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन, हर एक क्लास आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।